हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम साइकोलॉजी वाला ही सेक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, साइको सोशल, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। इसको याद रखने के लिए आपने TAI जो है वो 3 बार आएगा, तो आप इस तरह से याद रखिए TAI 3। ठीक है, फिर IGE, ये फार्मूला जो है वो आप लिख लीजिए। एक तरह से ये पूरी थ्योरी को याद रखने का फार्मूला ही है, आपको शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है, TAI IGE, इस तरह से आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि TAI और IGE ये है क्या। ठीक है, चलिए हम थ्योरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एरिक एरिक्सन ने जो है साइको सोशल थ्योरी जो है ये दी है। ठीक है, इसमें जो है 8 स्टेजेस उन्होंने बताई है। कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहली स्टेज जो कि है इन्फेंट। इन्फेंट जो है वो 0 से 2 साल तक के बच्चे को आप इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, शिशु कहते हैं। तो इसमें जो है ये पहली स्टेज है। इसमें जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो ये स्टेज है, इसमें जो है बच्चे को आप फीड करवाते हो। ठीक है, फीडिंग जो है एक बच्चा करता है, और इसमें जो है अगर आप बच्चे को टाइम पर फीड करवा रहे हैं, जब वो रोता है, जब उसको भूख लगती है, अगर आप तभी उसको फीड करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो ट्रस्ट की जो स्थिति है वो पैदा होगी। ठीक है, उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। फिर देखिए सेकंड स्टेज, सेकंड जो है ये ऑटोनॉमी की स्टेज है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। हर स्टेज में जो है इन्होंने दो दो फैक्टर बताए हैं। सेकंड जो है बच्चा 2 से 4 साल का जो बच्चा है वो इसमें आता है, और बच्चा जो है अब बड़ा हो गया है, टॉडलर हो गया है थोड़ा। ठीक है, और ये वो स्टेज है जहाँ पर आप बच्चे को जो है टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को सुसु पॉटी करना सिखाते हैं, है ना। और अगर आप बच्चे को जो है टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं 2 से 4 साल की उम्र में, तो बच्चे में जो है ऑटोनॉमी की जो भावना है वो डेवलप होगी। और अगर बच्चा जो है इस स्टेज में आप उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते हैं और स्टिल वो अपने कपड़ों में ही जो है सुसु पॉटी कर देता है, तो उसके अंदर जो है शेम एंड डाउट की जो भावना है वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की स्टेज है। फिर हम देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड जो स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है ये प्री स्कूल स्टेज है। इसमें 4 से 5 साल का जो बच्चा है वो आता है। ये जो स्टेज है बच्चे की, ये प्ले एज स्टेज है। ठीक है, इसमें बच्चा खेलता है, आप उसको नए नए टास्क देते हैं, ये उस तरह की स्टेज है। बच्चा खेलता है और बच्चे में जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अगर वो सीख लेता है चीज़ों को तो इसमें इनिशिएटिव जो फीलिंग है वो डेवलप होगी। अगर वो नहीं सीख पाता है तो उसके अंदर जो है वो गिल्ट की भावना है जो वही बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेज देखिए, फोर्थ जो स्टेज है वो है आपकी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी जो है ये स्कूल एज है, प्रॉपर स्कूल एज, जिसमें 5 से 12 साल का जो बच्चा है वो इसमें आता है। इसमें जो है बच्चा स्कूल में स्पोर्ट्स के थ्रू जो है चीज़ें सीखता है, चीज़ें करता है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेज जो है वो है आपके पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, फिफ्थ। ठीक है, और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की बात इसमें कही गई है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए ये अडोलेसेंट एज है बच्चे की। इसमें जो बच्चा है वो 13 से 19 साल का जो बच्चा है इसमें आता है। देखिए आपको पता है कि 13 से 19 साल में जो है हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये हमारी अडोलेसेंट एज होती है। ठीक है, हमें इसमें जो है हम अपने ही बारे में सोचते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो है बहुत कन्फ्यूज़न उसमें होता है कि हम क्यों हैं, क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। ठीक है, इस तरह की जो फीलिंग है वो एक बच्चे में होती है। कुछ बच्चे जो है बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसमें जो है बच्चे को बहुत मतलब केयर की ज़रूरत होती है। इसमें जो है बच्चा सोशल रिलेशनशिप्स बनाना सीखता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में उसको कन्फ्यूज़न होता है, तो वो है ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की जो स्टेज है। ठीक है, फिर आता है सिक्स्थ जो स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज है, ये यंग अडल्ट इसमें आते हैं। 20 से 25 साल के जो पीपल हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें जो है जो लोग हैं 20 से 25 साल के लोग हैं वो इसमें शादियां वगैरह करते हैं इस एज में। ठीक है, बेटर रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप करते हैं और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो इसमें जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की भावना है वो उस इंसान को फील होने लगती है। तो ये वो स्टेज है। ठीक है, फिर आती है आपके पास सेवंथ स्टेज। सेवंथ है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो है ये मिडल एज के लोग इसमें आते हैं। 26 से लेकर 40 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। इसमें जो है इंसान अपने वर्क प्रोफेशन पे, अपनी जॉब पे जो है पूरा फोकस करता है। 8th जो स्टेज है हमारी वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें जो है 41 से 71 साल के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। इसमें जो है एक लाइफ को लेकर जो नज़रिया है वो इंसान का चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सोचने का तरीका और हमारा जो सोचने का, काम करने का तरीका वो कितना डिफरेंट होता है। तो ये वो एज है। ओके, तो आपकी एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, आपने शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है TAI 3। देखिए, टी से आपने देखा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ए से आपने देखा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, आई से आपने देखा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अगेन आई से आपने देखा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, फिर से आई आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये हो गया आपके पास 3 आई। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद है IgE। IgE का मतलब होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और जी से आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ई से आपका ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, आपको CTET में भी देखने को मिलेगी और HPTET में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो आपकी जो साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल थ्योरी है, ये आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी 1905 में। ठीक है, और कुछ मॉडल्स की बात उन्होंने कही है, कुछ टोपोग्राफिक मॉडल्स हैं, कुछ साइकिक मॉडल हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से मॉडल की बात इन्होंने कही है। तो सबसे पहला है अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, फिर है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और साइकिक मॉडल में हम देखेंगे, इसमें है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। देखिए पिछली क्लास में भी हमने देखा था इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये वही है कि इड जो है आपका, ये छोटे बच्चों में होता है ज़्यादातर। प्रिंसिपल प्लेजर जो प्रिंसिपल है, प्लेजर डिमांडिंग प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। देखिए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि कितने डिमांडिंग होते हैं, और मतलब जो चीज़ उन्होंने डिमांड कर ली वो उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो रो कर लेंगे या फिर वो खुशी खुशी से लेंगे। ठीक है, तो बच्चों में जो है ये वाला प्रिंसिपल होता है, और जब उनकी वो डिमांड पूरी हो जाती है तो उनको जो है वो अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही प्लेजर उनको जो है मिलता है। ठीक है, तो ये डिमांडिंग प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड है इड। ठीक है, और इसमें जो है अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चों में उतना, बच्चों का जो माइंड है उतना डेवलप नहीं होता है चीज़ों को लेकर। उनके अंदर जो है बस वो इड जो है ना वो होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इस तरह का। फिर हम देखते हैं सेकंड जो है वो है आपकी ईगो। ईगो में जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है। ये ईगो जो है ना ये आपका इड और सुपर ईगो, ठीक है, इड और सुपर ईगो में जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, इड अगर आपका डिमांडिंग प्लेजर प्रिंसिपल है तो सुपर ईगो जो है आपका एक्स्ट्रा मोरालिटी प्रिंसिपल है। आपने देखा होगा कि सुपर ईगो में ना वो लोग आते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग। ठीक है, आपने उनको देखा होगा कि उनके जो बातें हैं कितने मतलब कितने सिद्धांतों पे बेस्ड होती है, नैतिक मूल्यों पे वो भाषण देते रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखिए गलत नहीं है, बुजुर्ग जो है वो हमारे लिए ही बोलते हैं, हमें भी समझनी चाहिए चीज़ें, बट हम समझते नहीं। हमें लगता है कि बस ये तो वैसे ही हमें किसी किसी चीज़ पर लेक्चर दे रहे होते हैं। तो सुपर ईगो उन चीज़ों के लिए जो है ये यूज़ किया गया है, और इड जो है वो छोटे बच्चों में होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और जो ईगो है ये आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो है इन दोनों में बैलेंस करके चलता है, इड में और सुपर ईगो में जो है ये बैलेंस करके चलता है। तो ईगो जो है आपका कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। ये इसमें जो है आपका माइंड जो है बिल्कुल कॉन्शियस रहता है, और कॉन्शियस होकर जो है आप चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हमने अभी बात की। ठीक है, और ये सब कॉन्शियस माइंड से। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग हैं वो जैसे जैसे और बुजुर्ग होते जाते हैं उनका जो दिमाग है ना वो बच्चों की तरह हो जाता है। तभी कहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनमें और जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु है, उनमें जो है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिर हम कुछ थ्योरीज़ को देख लेते हैं। कल भी हमने कुछ थ्योरीज़ जो है वो डिस्कस की थी, आज कुछ थ्योरीज़ फिर से मुझे मिल गई, तो चलो उनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। थ्योरी में से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले आपके पास 2 फैक्टर थ्योरी जो कि आपकी दी है स्पीयरमैन ने। ठीक है, फिर आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है ये आपकी हॉवर्ड गार्नर ने दी है। फिर है लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए जो लॉ ऑफ लर्निंग है ना ये आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, ई थॉर्नडाइक ने। लेकिन ये जो लॉ ऑफ लर्निंग है कई बार क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लर्निंग जो थ्योरी है वो किसने दी है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो कितने लॉ हैं, लर्निंग के कितने लॉ जो है वो बताए गए हैं। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है इन्होंने लर्निंग के 3 लॉज जो है वो बताए हैं। तो पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस, तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपने ये लॉज भी याद रखने हैं कि कितने लॉज बताए हैं और कौन कौन से बताए हैं, और ये थ्योरी जो है आपकी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है। फिर हम देखते हैं किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो है हमने कल भी पढ़ा था कि ये फ्रोबेल की थ्योरी है, फ्रोबेल ने दी है। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि आपका प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि आपका डॉन लॉक ने दिया था। ठीक है, फिर है लर्निंग इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये किसने कहा है कि लर्निंग जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो ये आपका जॉन डेवी ने कहा है। ठीक है, फिर आता है लैब स्कूल्स या प्रोग्रेसिव स्कूल्स। ये जो है जॉन डेवी की थ्योरी है, और थ्योरी ऑफ जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो आपकी जीन जैक्स रूसो की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल जो डेवलपमेंट है ये आपकी एलिस वाइगोत्स्की की थ्योरी है। फिर आता है साइको एनालिसिस थ्योरी। इसको जो है आपका सिगमंड फ्रॉइड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। फिर आता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो आपकी दी है लॉरेंस कोलबर्ग ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में भी आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। फिर है थ्योरी ऑफ यूनिफैक्टर्स। जो थ्योरी ऑफ यूनिफैक्टर है वो आपकी अल्फ्रेड बिनेट और टर्मन ने दी है। फिर है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो आपका अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। 3D थ्योरी जो है आपकी ग्लिफोर्ड ने दी है, और जो थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट है वो आपकी BF स्किनर ने दी है। फिर हम देखते हैं
पाइनोर थ्योरी जो है ये आपकी पेवलोव ने और स्किनर ने दी है, पाइनोर थ्योरी, ठीक है। फिर है एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी जो कि आपकी दी है कार्ल रॉजर्स ने। फिर है फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो कौन है, तो वो है आपके जे रूसो। ओके, इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कुछ थ्योरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके पास थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है वो आपकी पेवलोव ने दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है। इसमें जो है उन्होंने कुत्ते पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया है, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, कुत्ते पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया है। और जो पेवलोव है वो बिहेवियरिज्म से संबंधित है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। और रूस के रहने वाले थे पेवलोव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में, बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर एक घंटी लगा दी साथ में, और पहले कुत्ते को खाना देने से पहले जो है वो घंटी बजाते थे। और जब वो घंटी बजाते थे तो कुत्ता कोई भी रिएक्ट नहीं करता था, और उसके बाद वो कुत्ते को खाना देते थे। तो 3-4-5 दिन वैसे ही निकल गए इसी प्रोसेस में कि खाना देने से पहले जो है वो घंटी बजाते थे, फिर कुत्ते को खाना देते थे। देखिए 4-5 दिन के बाद जो है ना, कुत्ते को ये एहसास होने लग गया, ये पता चल गया कि जब घंटी बजती है उसको खाना तभी मिलता है, ठीक है। तो कुत्ता जो है जब भी घंटी बजती थी तो उसके मुंह से जो है ऑटोमेटिक ही लार टपकने लग जाती थी, क्योंकि उसको पता चल जाता था कि घंटी बज गई है, मतलब कि उसको खाना मिलने वाला है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो इवान पेवलोव ने किया था, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो आपने याद रखना है जो ये थ्योरी है ये किसने दी है, तो इवान पेवलोव ने दी है आपकी ये थ्योरी। और कुत्ते पर जो है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये आपकी दी है बीएफ स्किनर ने। तो जो स्किनर है वो भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, और इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो चूहे पर और कबूतरों पर किया है, ठीक है। उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरी नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया है, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी है, स्किनर ने दी है। ओके, देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा खुद। मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि इस थ्योरी में क्या है, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड जो है हमारे पास है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो आपकी दी है थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दी है, और ये भी बिहेवियरिज्म से संबंधित है। इन्होंने जो है अपना जो प्रयोग है वो बिल्ली पर किया है। किस पर किया है, बिल्ली पर। आपने याद रखना है जो इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्ली पर किया था, ट्रायल एंड एरर। इसमें भी ऐसा होता है कि इन्होंने जो है बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, और फिर पिंजरे में एक ऐसा बटन था जिसको दबाने से जो है वो पिंजरा खुल जाना था और बिल्ली जो है बाहर आ सकती थी। तो बिल्ली ने जो है बहुत कोशिश की, बहुत तड़पी वो बाहर निकलने के लिए, बहुत कोशिश करती रही, और एक दिन अचानक से जो है उसका हाथ उस बटन पर लग जाता है और पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है उसी पर बेस्ड है कि इंसान जो है वो कोशिशें करता रहता है, फिर गलतियां करेगा, ट्रायल देखो है ना, ट्राई करेगा, फिर क्या करेगा, एरर्स करेगा, गलतियां करेगा, और उस तरह से जो है इंसान सीखता है। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये आपकी कोहलर ने दी है, और ये जो है कोहलर और कोफका जो है ये दोनों गेस्टाल्टवाद विचारधारा से संबंधित थे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था एक बार कि गेस्टाल्टिज्म जो है उससे संबंधित कौन थे, तो 3-4 नाम दे दिए थे, उसमें आपके थे कोहलर और कोफका, ये दोनों जो है गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने जो है अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो चिंपैंजियों पर किया था, और जो चिंपैंजी जिस पर जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था सुल्तान। देखिए जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस चिंपैंजी का नाम क्या था, तो उस चिंपैंजी का नाम भी आपको याद रखना है, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो कि जीन पियाजे ने दी थी। फिर है सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है ये आपकी कोहलबर्ग और मैस्लोव की थ्योरी है, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत अच्छी थ्योरी है ये मॉरल डेवलपमेंट की। फिर आता है आपके पास फिर हम देखते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के जो है वो 3 डोमेन्स बताए गए हैं, तो वो 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। लर्निंग के कितने डोमेन्स बताए गए हैं, 3 डोमेन्स बताए गए हैं, तो कौन कौन से हैं, पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है आपके पास अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक, और अफेक्टिव को भावनात्मक, और साइकोमोटर को शारीरिक। जो कॉग्निटिव डोमेन है आपका वो आपकी मेंटल स्किल्स से संबंधित है। इसमें जो है आपकी नॉलेज, कंप्रहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी मेंटल स्किल से रिलेटेड है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। फिर आपका अफेक्टिव डोमेन है जो कि आपका 3H से संबंधित है, 3H से ये संबंधित है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। 3H का मतलब क्या है, यहाँ पर 3H का मतलब है आपका हेड, दूसरा है आपका हर्ट, तीसरा है आपका हैंड, ठीक है। 3H का मतलब है हेड, हार्ट और हैंड,
ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। ये आपके अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है, जिसमें आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। फिर आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर जो डोमेन है ये आपका फिजिकल वर्क से रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स, जो कि क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो लर्निंग डिसऑर्डर्स भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर जो है ये आपको 2 या 3 प्रकार के डिसऑर्डर आपको मिलेंगे। सबसे पहला है अलेक्सिया, दूसरा है डिसलेक्सिया। देखिए आपको नाम याद रह जाएंगे इजीली, इतने ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं है ये। अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इस तरह से याद रखिएगा। और ये रीडिंग डिसऑर्डर है, जो पढ़ने से संबंधित डिसऑर्डर है वो है आपके ये, ठीक है। जो अलेक्सिया है इसमें बच्चे जो है वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो डिसलेक्सिया है इसमें जो है शब्दों को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। देखिए मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है हिंदी में, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको याद रखने में। अलेक्सिया जो है बच्चे जो है इसमें स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और डिसलेक्सिया में बच्चे जो है शब्दों को पहचानने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये रीडिंग से संबंधित है, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है। फिर हम देखते हैं वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर में जो है हम देख रहे हैं, पहला है ओफेजिया और दूसरा है डिस्फेजिया। देखिए अगर आप HP टैट दें या फिर आप CTAT दें, दोनों में ही जो है जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने याद रखने हैं 5-6 प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं ये रीडिंग, राइटिंग और वर्बल से रिलेटेड हैं कुछ डिसऑर्डर्स। दूसरा हम देख रहे हैं वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें है अफेजिया और डिस्फेजिया, ठीक है। मतलब आपको बोलने में जो है आप असहज महसूस करेंगे इसमें, वो है आपकी ये वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास रिटन डिसऑर्डर। रिटन डिसऑर्डर में हम देखते हैं डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया और एग्रेफिया। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो है आपके पास डिस्ग्राफिया। देखिए ग्राफ से आपको पता चल रहा है, ग्राफ क्या है, ग्राफ हम बनाते हैं ना, ग्राफ, ठीक है, पढ़ते तो नहीं है उसको, ग्राफ तो बनाना पड़ता है ना। तो ग्राफ से आप याद रख सकते हैं कि ग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम जो है इसमें आपको होती है। और डिस्पेक्सिया जो है ये भी आपका जो राइटिंग डिसऑर्डर है वो है, इसमें जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये जो है एक बच्चे को जो है प्लान बनाने में, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करना है, उस चीज़ में जो है ये एक बैरियर का काम करता है डिस्प्रेक्सिया। फिर आता है अप्रेक्सिया। इसमें जो है अप्रेक्सिया में जो है जब मान लो आप गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तब आप जो है लिख नहीं सकते, तो वो है आपका अप्रेक्सिया, कि चलते हुए आप मूवमेंट करते हुए जो है आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर है एग्रेफिया। एग्रेफिया में जो है अनएबिलिटी टू स्पेलिंग को लिखने में जो है वो आप एबल नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके राइटिंग डिसऑर्डर्स थे कुछ। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स। कुछ मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स में आपका पहला है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। देखिए वर्बल से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को याद रखने में, वर्बली किसी चीज़ को याद रखने में, किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने में जो है इसमें जो है आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो है आपका वर्बल डिस्कैल्कुलिया। फिर है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, जो आपके मैथ्स के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो आपका लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया हुआ, ठीक है। फिर आता है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया में जो है आपके न्यूमेरिकल में जो है प्रॉब्लम आती है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया में, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो ये कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, और कुछ थ्योरीज को भी हमने आज डिस्कस कर लिया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या आपकी इन वीडियो से हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये वीडियोज़ हेल्प नहीं कर रही हैं और मैं फालतू में ही बनाई जा रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या फिर हम इसे यहीं रोक दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी पे। उसमें जो है हम ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।